एक आदमी जिसने बर्फ से पानी बनाया, जिसने मिट्टी की इमारतें खड़ी की, जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी बदली, जिसे एक फिल्म ने अमर बना दिया और जिसे सरकार ने जेल भेज दिया। उलेतो में एक बच्चे का जन्म होता है। उस गांव में ना तो स्कूल थे, ना सड़क, ना ही बिजली। उसकी माँ ही उसकी पहली टीचर बनी। 9 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे श्रीनगर के एक स्कूल में दाखिला कराया। वहाँ उसे भेदभाव मिला। उसकी भाषा अलग थी, उसका रंग रूप अलग था, क्लासमेट उसे चिढ़ाते थे। लेकिन इस दर्द ने उसके अंदर एक सवाल पैदा किया, क्यों हम जैसों बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। वांचुक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर फ्रांस के ग्रेनोवल शहर के क्राटरी आर्किटेक्ट स्कूल में मिट्टी की इमारतों का ज्ञान लिया। पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उन्होंने अपना खर्च खुद उठाया। 1988 में जब वो लद्दाख लौटे तो उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, इन बच्चों का क्या होगा जो हर साल 10वीं में फेल हो जाते हैं। उसी साल उन्होंने अपने भाई और 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, सेकमोल, यानी स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ वो बच्चे आते थे जिन्हें सिस्टम ने फेल का ठप्पा लगा दिया था, और यहाँ से वो निकलते थे कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और तैयार। 1994 में वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। सरकार, गांव और समाज को साथ लाकर सरकारी स्कूलों को बदला। नतीजा, 10वीं की परीक्षा में पास होने की परसेंटेज 5% से बढ़कर 50 से 55% हो गई। लद्दाख में किसानों को एक बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। अप्रैल मई में जब किसानों को खेती के लिए पानी चाहिए, उस समय ग्लेशियर अभी पिघलते नहीं है, और जब जून जुलाई में ग्लेशियर पिघलते हैं तब किसानों को फसल के लिए पानी की जरूरत नहीं रहती। वांचुक ने सोचा क्या करें। जवाब था आइस स्तूप। सर्दियों में नदी के पानी को पाइप से खींचकर शंकु आकार में जमा दो। यह बर्फ का मीनार बौद्ध स्तूप जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम आइस स्तूप पड़ा। यह धीरे धीरे पिघलता है और ठीक उसी समय जब किसानों को पानी चाहिए होता है। 6 आइस स्तूप मिलकर लगभग 3 करोड़ लीटर पानी संग्रहित करते हैं। यह तकनीक स्विट्जरलैंड भी अपनाई जा रही है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने सेकमोल में मिट्टी की ऐसी इमारत बनाई जो कि इन्वायरमेंट में -15 डिग्री की टेम्परेचर में उस घर के अंदर का टेम्परेचर +15 डिग्री रहता था, वो भी बिना किसी ईंधन के। 2021 में भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला तंबू बनाया जो कि -30 डिग्री की ठंड में भी 10 सैनिकों को गर्म रख सकता था। यह जरूरत की माँ से पैदा हुई इनोवेशन की जीती जागती मिसाल थी। आप सभी को पता होगा कि 2009 में एक फिल्म आई थी, 3 इडियट। इसमें आमिर खान ने जो किरदार रेंचो का निभाया था, वह एक ऐसा इंजीनियर था जो कि किताबी पढ़ाई पे नहीं बल्कि असली जिंदगी की समस्याओं को हल करता था। यह फिल्म पूरे भारत में धूम मचा दी थी, और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि रेंचो कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, यह तो लद्दाख के सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। वहीं पे सोनम वांगचुक ने इस मूवी को लेकर कहा था कि मुझे खुशी है कि फिल्म ने लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन असली लद्दाख की असली कहानी वो किसी फिल्म में नहीं दिखती। और उन असली समस्याओं से लड़ने के लिए वांगचुक मैदान में खुद उतरे। वांगचुक के काम को दुनिया भर में सराहा गया। 2002 में अशोका फेलोशिप मिली, 2005 में सेंचुरी एशिया का ग्रीन टीचर अवार्ड, और वहीं 2008 में CNN IBN ने उन्हें रियल हीरोज अवार्ड दिया। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। उसी साल फ्रांस के लियोन में उनकी सेकमोल बिल्डिंग को दुनिया का सबसे बेहतरीन मिट्टी का इमारत का खिताब मिला। 2017 में पेरिस से ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला, और 2018 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और इसी तरह के कुल 15 से ज्यादा इन्हें बड़े बड़े अवार्ड विश्व स्तर पर मिले। लेकिन इन सभी पुरस्कारों से बड़ी थी लद्दाख की जनता की समस्या और उनकी जरूरत, जिसने सोनम वांगचुक को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं से सोनम वांगचुक उस जरूरत की तरफ मुड़ गए। वहीं पे 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख के लोग पहले खुशी मनाए क्योंकि कश्मीर से अलग होने की उनकी डिमांड बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वही खुशी जल्द ही खत्म हो गई क्योंकि लद्दाख को कोई विधानसभा नहीं मिला, कोई चुनी हुई सरकार नहीं मिली। सब कुछ दिल्ली से तय होगा। सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता ने मांग उठाई। वो मांग मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही सिंपल 4-5 मांगे हैं। पहला मांग था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया जाए, इसे अपनी विधानसभा चाहिए। 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए ताकि यहाँ की जमीन, जंगल और संस्कृति को संरक्षित किया जाए। सरकारी नौकरी के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। बाहरी लोगों को लद्दाख की जमीन खरीदने से रोका जाए। और अंतिम मांग थी कि वहाँ की ग्लेशियर और पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं सुना। जब बातों से नहीं सुना तो वांगचुक ने कदम उठाया और सितंबर 2014 में उन्होंने लेह से दिल्ली तक 800 किलोमीटर का पैदल यात्रा शुरू किया। पहाड़, मैदान, हिमाचल और पंजाब, हर जगह से लोग उसके साथ जुड़ते गए। और 30 सितंबर 2014 को
150 पदयात्री दिल्ली की सीमा पर पहुंचे, पर दुर्भाग्य यह रहा कि दिल्ली की सीमा पर सैकड़ों पुलिस वालों ने उनका स्वागत किया, यानी उनका रास्ता रोका और रीजन में हरियाणा चुनाव और वीवीआईपी की आवाजाही का हवाला दिया गया। वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया 36 घंटे से ज्यादा। पूरे देश में गुस्सा फैला और 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन उन्हें रिहा किया गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक झांकी थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। 2025 में वांगचुक ने फिर से एक बार हथियार उठाया। वो था भूख का हथियार, यानी भूख हड़ताल। 10 सितंबर 2025 से भूख हड़ताल शुरू की। मांग वही थी, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और उन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वहां की जमीन और वहां की संस्कृति की रक्षा हो सके। 24 सितंबर को लेह की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और वहीं के सुरक्षा बलों यानी पुलिस वालों से झड़प हुई और 4 प्रदर्शनकारी शहीद हो गए और 80 से ज्यादा घायल हुए। सरकार ने लेह में कर्फ्यू लगाया, 48 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और 26 सितंबर 2025 को जिला प्रशासन ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया और उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल भेजा गया, जो कि घर से 2500 किलोमीटर दूर। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने का आरोप लगाया गया, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। बिना किसी ठोस सबूत, बिना किसी मुकदमे के एनएसए के तहत उन्हें जो है जेल में डाला गया। हालांकि एनएसए के तहत किसी भी पर्सन को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। एनएसए के मुकदमा आम मुकदमों से थोड़ा सा अलग होता है, जहाँ पे अन्य मुकदमा में पर्सन को तब तक जेल में नहीं डाला जाता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाए, लेकिन एनएसए में जस्ट उल्टा होता है। उसे जेल में तब तक रखा जाता है जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव ना हो जाए और मैक्सिमम उसे जो है 12 महीने तक रखा जा सकता है। तो सोचिए, वही आदमी जिसे 2018 में एशिया का नोबेल प्राइज दिया गया था, वही आदमी जिसने भारतीय सेना के लिए ऐसी तंबू बनाए जो कि -30 डिग्री में भी हमारे भारतीय सैनिक को गर्म रखता था, वही आदमी को जेल में भेज दिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि आगमो ने कहा, यह गिरफ्तारी भारत की लोकतंत्र की स्थिति बताती है। एक ऐसे इंसान को जेल में डालना जिसने पूरी जिंदगी अपने समुदाय की सेवा में लगा दी, यह घोर अन्याय है। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे अल जजीरा, रॉयटर्स, पीबीसी जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउस सबने यह कहा यह क्या हो रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक टूटे नहीं। जेल से बाहर लड़ाई जारी रही। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तर्क यह था कि एनएसए का दुरुपयोग हो रहा है। एक शांतिपूर्ण आंदोलनकारी को बिना किसी सबूत के जेल में बंद करना संविधान का उल्लंघन है। 6 अक्टूबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि वांगचुक की तरफ से केस लड़ रहे थे, ने तर्क दिया कि सरकार ने गलत तरीके से वीडियोस को काटकर इस्तेमाल किए। उनने सेलेक्टिव एंड बोरोड मटेरियल दिखाए, लेकिन सरकार बार बार समय मांगती रही। कभी सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता बताई गई। तुषार मेहता वह वकील थे जो सरकार की तरफ से केस को लड़ रहे थे और सरकार की बड़ी बड़ी सारी केसेस यही लड़ते हैं। जैसे आर्टिकल 370 में केस को इन्होंने ही सरकार की तरफ से लड़ा था और तथा जितने भी बड़े बड़े केसेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तुषार मेहता केस लड़ते हैं। कभी वीडियो ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो कभी पेन ड्राइव एग्जामिन करनी है, तो इस तरह के एक्सक्यूजेज बता बता के बार बार डेट को आगे बढ़वा रही थी सरकार। इसी दौरान कोर्ट ने ऐसे सवाल पूछे जो सरकार को असहज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार ने कहा, वांगचुक के भाषण में ऐसा कहाँ है जो हिंसा को भड़काता हो, वे तो खुद हिंसा से चिंतित दिख रहे हैं। जनवरी 2026 में वांगचुक का तबीयत बिगड़ गई, पेट में गंभीर बीमारी, तो एम्स के जोधपुर में गैस्ट्रोलॉजी से इलाज कराया गया। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या इनकी रिहाई पर विचार नहीं किया जा सकता है, तो सरकार ने जवाब दिया, स्वास्थ्य ठीक है, रिहाई संभव नहीं है। फरवरी 2026 में कोर्ट ने एक और अहम सवाल उठाया। वो सवाल यह था कि वांगचुक को अभी तक वो वीडियोस दिखाई नहीं गई थी जिनके आधार पर उन्हें जेल में भेजा गया था। मतलब यह है कि कैदी को किस आधार पर जेल में भेजा जा रहा है, वो सबूत उन्हें दिखाया ही नहीं गया। वहीं एक और विवाद उत्पन्न हुआ, वीडियो ट्रांसलेशन को लेकर विवाद, जिसमें कि सोनम वांगचुक की वीडियोस की स्पीच 3 मिनट्स की थी, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो कोर्ट में पेश की गई थी वो 7 से 8 मिनट की दी गई थी। मतलब ट्रांसलेशन में अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर उसे पढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे कहा, आपका ट्रांसलेशन 7 से 8 मिनट का है, लेकिन स्पीच तो सिर्फ 3 मिनट का है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वार्ले ने एएसजी केएम नटराज को कहा, हम एआई के युग में ट्रांसलेशन में कम से कम 98% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। कोर्ट ने मांगा कि स्पीच की असली और सच्चा ट्रांसलेशन दिया जाए। 26 फरवरी 2026 को कोर्ट ने सरकार से कहा, 10 मार्च को फाइनल हियरिंग होगी, उस दिन ऑर्डर रिजर्व करेंगे, कोई मौका नहीं। और वो दिन आ ही गया, 10 मार्च 2026, जिसका इंतजार हर किसी को था। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वार्ले की बेंच, कपिल सिब्बल जो कि सोनम वांगचुक की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जल्दी सुनिए, 10 मिनट में कंक्लूजन दे दीजिए। वही इस बात को सुनकर तुषार मेहता जो कि सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे वो भड़क गए। तुषार मेहता ने कहा, मेरा ओपोनेंट मुझे बताएगा
कि मैं कितने मिनट में बोलूं। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग जैसे विद्रोह के लिए उकसाया है। वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे क्रांति का सपना दिखाया। लेकिन कोर्ट इन सभी बातों पर संतुष्ट नहीं था। जज ने वीडियोज देखे, स्पीचेज पढ़े और बार बार एक ही सवाल बोला, वांगचुक का भाषण और 24 सितंबर का हिंसा के बीच डायरेक्ट लिंक कहाँ है। उस दिन फाइनल ऑर्डर नहीं आया। कोर्ट ने केस को 17 मार्च 2026 के लिए टाल दिया और कहा कि उस दिन ऑर्डर जरूर रिजर्व करेगा। लेकिन 17 मार्च की सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले, यानी 14 मार्च 2026 को शनिवार की सुबह गृह मंत्रालय ने ऐलान किया सोनम वांगचुक की एनएसए नजरबंदी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। गीतांजलि आगमो सुबह 10 बजे जेल पहुंची, कागजी कार्रवाई पूरी हुई और सोनम वांगचुक बाहर निकले 170 दिन जेल में और घर से 2500 किलोमीटर दूर बिना किसी आरोप के। सबसे बड़ा सवाल यह था कि 17 मार्च से ठीक 3 दिन पहले क्यों। यह सवाल पूरे देश में गूंज रहा और इसके जवाब के लिए हमें पिछले 5 महीने के कोर्ट की कार्रवाई देखनी होगी। कारण पहला, कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ जा रही थी। 5 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे वो सरकार के लिए बेहद असहज थे। जज ने खुद कहा सोनम वांगचुक तो हिंसा से खुद ही चिंतित दिख रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि भाषण और हिंसा का डायरेक्ट लिंक कहाँ है। कोर्ट ने यह भी पाया कि वांगचुक को वीडियोज दिखाई नहीं गए, जिसके आधार पर उन्हें जेल भेजा गया था। कारण 2, प्रेसिडेंट का डर। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह देती एनएसए का इस तरह इस्तेमाल अवैध है तो यह एक ऐतिहासिक फैसला बन जाता। भविष्य में किसी भी एक्टिविस्ट को इसी तरह जेल नहीं भेजा जा सकता। सरकार ने रिहा करके उस प्रेसिडेंट को रोक दिया। वहीं पे कारण 3 था 16 मार्च को होने वाली लद्दाख में रैली और राजनीतिक दबाव। 16 मार्च 2026 में लेह में एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली की घोषणा थी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उस दिन बंद बुलाया था, यानी लद्दाख बंद। पूरा लद्दाख सड़कों पे आने को तैयार था। सरकार के लिए एक साथ कोर्ट, प्रोटेस्ट और मीडिया प्रेशर तीनों को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल था। कारण चौथा, अपोनेंट, अपोजिशन और मीडिया का दबाव। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र बघेल ने सीधे कहा था कि सरकार के पास 17 मार्च की सुनवाई की कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो 14 मार्च को ही रिहा कर दिया गया। यह कोई न्याय नहीं, बल्कि सरकार घबरा गई और घबराहट में यह फैसला उठाई। अब इन सभी पे सरकार का क्या कहना है, ये सब भी सुन लेते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह रिहाई शांति और संवाद के माहौल के लिए है। सोनम वांगचुक एनएसए की अधिकतम सीमा का लगभग आधा समय काट चुके थे। सरकार हाई पावर्ड कमेटी के जरिए डायलॉग करना चाहती थी, लेकिन यह सवाल अभी भी हवा में है कि अगर डायलॉग ही करनी थी तो 170 दिन बाद क्यों, और ठीक 17 मार्च की सुनवाई से 3 दिन पहले ही क्यों। जेल से बाहर आने से ठीक 2 दिन पहले, यानी 12 मार्च को उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि मेरी प्रतिबद्धता अटल है। लद्दाख के न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए संघर्ष जारी रहेगा। भले ही 17 मार्च की सुनवाई रद्द हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ। एनएसए के दुरुपयोग पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट अभी बाकी है। वांगचुक बाहर आ गए, लेकिन क्या उनकी मांगे पूरी हुई? नहीं। तो मैं वीडियोज को खत्म करने से पहले एक बार फिर से उनकी मांगों को विस्तार से बताता हूँ। मांग नंबर 1, पूर्ण स्वराज। लद्दाख में आज भी कोई विधानसभा नहीं है, सब कुछ एलजी के हाथ में, जो दिल्ली की मर्जी से चलते हैं। लद्दाख के 3 लाख लोगों की आवाज़ आज भी संसद तक सीधे नहीं पहुंचती। एक लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब उसकी छोटी से छोटी आवाज़ सुनी जाए। लद्दाख के 3 लाख लोगों के पास ना विधानसभा है, ना राज्यसभा संसद। लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है और यह रिप्रेजेंटेशन किसी भी लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। मांग 2, छठी अनुसूची। लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है, लेकिन अभी तक छठी अनुसूची लागू नहीं की गई। भारत के संविधान की छठी अनुसूची पहले से ही मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों को सुरक्षा देती है। लद्दाख उससे अलग क्यों? 97% आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र को ये अधिकार न देना संवैधानिक असमानता है। इसके बिना लद्दाख की जमीन, जंगल, संस्कृति और भाषा सब कुछ बाहरी ताकतों के सामने खुला है। और मांग 3, जमीन और नौकरियां। बाहरी लोगों को लद्दाख की जमीन खरीदने पर अभी कोई कानूनी रोक नहीं है। सरकारी नौकरियां में कोई भी अस्थायी आरक्षण की ठोस गारंटी नहीं है। हर साल सैकड़ों बाहरी लोग ठेके और काम लेकर लद्दाख आते हैं और स्थानीय युवा बेरोजगार बैठे रहते हैं। लद्दाख की विकास होनी चाहिए, लेकिन लद्दाख के लोगों के शर्तों पे। अभी जो हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, होटल्स बन रहे हैं, लेकिन इसका फायदा सिर्फ बाहर के बिजनेसमैन उठा रहे हैं। स्थानीय लोग सिर्फ दर्शक की तरह देख रहे हैं। मांग नंबर 4, ग्लेशियर और पर्यावरण। हालांकि यह जो है मांग सिर्फ लद्दाख के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोगों को उठाना चाहिए। लद्दाख के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे तीखा असर यहीं पे पड़ रहा है। लद्दाख के ग्लेशियर पूरे उत्तर भारत की नदियों का स्रोत है। सिंधु, झेलम तथा अन्य नदियां, ये सब यहीं से निकलती है। इसे बचाना लद्दाख का ही नहीं, पूरे भारत का सवाल है।
170 दिन जेल में रहे, लेकिन 4 में से चारों मांगे अभी भी अधूरी है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है। सरकार कहती है कि लद्दाख की रक्षा के लिए राजत्व जरूरी नहीं है, सामरिक संवेदनशीलता के कारण डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल जरूरी है। लद्दाख चाइना और पाकिस्तान के सीमा पे है। हाई पावर्ड कमेटी के जरिए डायलॉग हो रही है, विकास के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा सकते हैं? क्या कमेटी की बैठकों जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की जगह ले सकती है? ये कहानी है सोनम वांगचुक की, लेकिन ये सवाल हम सबका है। अगर आपको ये कहानी जरूरी लगी तो इसे शेयर करें। यह कहानी लद्दाख की हर जनता तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, भारत के हर जनता तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे किसी भी आंदोलनकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें जेल में डाल देती है। कई स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज करके उनके आंदोलन को हटा दिया जाता है। सरकारी पेपर्स लीक हो जाते हैं, एग्जाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं। ये सारे चीज़ पे जब लोग आंदोलन करते हैं तो उन्हें देशद्रोही बोल दिया जाता है डायरेक्ट, और बिना किसी ठोस सबूत के। तो इस तरह से कानून का गलत उपयोग करना आम जनता को परेशान करती है, और कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं तो उसे इसी कानून के तहत जो जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर लोगों को पता चले कि कैसे आज हमारी सरकार जो है कानून की गलत इस्तेमाल करके अच्छे भले लोग जो जनता की आवाज़ उठाते हैं उसे जेल में डाल देती है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। बट सरकार हर किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। तो इस तरह के सवाल हम उठाते रहेंगे, इस तरह के वीडियोज हम आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। इसलिए जो है हमारे चैनल यूनिवर्सल प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले किसी जरूरी टॉपिक्स और सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।